नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 6 तलपट व अशुद्धियों का शोधन। तलपट तलपट को अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। तलपट देखिए, पिछले अध्यायों में आपने लेखांकन के एक आधारभूत नियम के बारे में सीखा कि प्रत्येक नाम राशि के लिए आवश्यक रूप से समान जमा राशि होती है। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट है। आपने किसी से रोकड़ प्राप्ति करी है तो रोकड़ और उस व्यक्ति का नाम, इनमें से एक खाता डेबिट होने जा रहा है और एक क्रेडिट। हर एंट्री के लिए एक डेबिट है और एक क्रेडिट। इसका आशय यह हुआ कि यदि सभी नाम राशियों का योग सभी जमा राशियों के योग के बराबर है तो यह मान लिया जाता है कि नाम और जमा राशियों के रूप में खाता बही में खतौनी शुद्ध है। मतलब यदि नाम राशि और जमा राशि, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के सभी शेषों को योग किया जाए तो वह बराबर आना चाहिए, और यदि वह बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारी खातों में खतौनी एकदम शुद्ध है। मतलब लेजर में पोस्टिंग एकदम सही है। तलपट नाम एवं जमा राशियों की शुद्धता जांचने का एक साधन है। ट्रायल बैलेंस को इसलिए बनाया जाता है ताकि यह जानकारी मिल सके कि हमारी सारी एंट्री लेजर और जर्नल में ठीक तरीके से हो गई हैं या नहीं। मतलब यदि योग डेबिट और क्रेडिट का बराबर हो गया, इसका मतलब हमारी चीजें अब तक सब कुछ सही है। यह दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक अंकगणितीय परीक्षण है। मतलब मैथमेटिकली, गणित के रूप से जमा घटा अब तक बिल्कुल सही हुआ है, जो यह जांचता है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलू शुद्धता से अभिलिखित किए गए हैं। मतलब रिकॉर्डिंग अभी तक एकदम सही चल रही है। अब जानते हैं तलपट का अर्थ सरल भाषा में। तलपट बही खातों में खतौनी की शुद्धता, राशियों की जांच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग अथवा शेषों को दर्शाने वाला विवरण है। मतलब जितने भी आपके पास खाते होते हैं, खाते मुख्यतः 5 तरीके के हैं: परिसंपत्तियां, खर्चे, पूंजी, लाभ और कर्जे। इन सभी खातों के शेष तलपट में दिखाए जाते हैं और तलपट इनके शेष का विवरण है। यह हुई तलपट की परिभाषा। तलपट को बनाने के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण। तलपट को बनाने के बाद कम से कम यह तो पता लग जाता है कि खाते अंकगणितीय मतलब मैथमेटिकली, अर्थमेटिकली ठीक बने हैं या नहीं। अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करना। तलपट के योग यदि आपस में ना मिले तो इससे यह तो साफ है कि कुछ न कुछ गलती रोजनामचा या बही खाता इनमें हो चुकी है, और जो भी दोनों योग में अंतर है, आप उस राशि की कोई ना कोई प्रविष्टि ढूंढ के उस अशुद्धि को ठीक कर सकते हो। तीसरा उद्देश्य है वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सहायता करना। वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट, लाभ व हानि खाता, तुलन पत्र। इन फाइनल अकाउंट्स को, वित्तीय विवरणों को बनाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वह है तलपट। आपके सामने एक तलपट प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी खातों का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका
शेष नाम है या जमा, मतलब डेबिट है या क्रेडिट। देखिए, खाते मुख्यतः 5 तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहले 2 खाते होंगे परिसंपत्तियां और खर्चे। देखते हैं, जैसे भूमि एवं भवन, प्लांट एंड मशीन, उपकरण, फर्नीचर, रोकड़, बैंकस्थ रोकड़, ये सब हमारी परिसंपत्तियां हैं और इन सभी का शेष डेबिट में दिखाया जाता है। दूसरे तरीके के खाते होते हैं खर्चे, जिनको हम व्यय भी कहते हैं। जैसे आंतरिक ढुलाई, बाहरी ढुलाई, यह कुछ खर्चे हैं, इसलिए इनका बैलेंस भी डेबिट है, इनका शेष भी डेबिट है। वैसे तो खाते 5 तरीके के होते हैं और हमने अभी 2 ही तरीकों के खातों की बात करी है। बाकी के 3 तरीके के खाते जो हैं वह हैं पूंजी, लाभ और कर्जे। आप देख सकते हैं, विक्रय, सेल, यह एक तरीके का लाभ है। ऋण, यह एक कर्जा है। और व्यापारी की खुद की पूंजी, यह व्यापार में व्यापारी द्वारा, स्वामी द्वारा लगाया गया धन है, इसलिए यह भी क्रेडिट में ही दिखाया जाएगा। विद्यार्थियों, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, खाता कोई भी हो वह इन 5 के अलावा किसी और तरीके से नहीं देखा जा सकता। और परिसंपत्तियां और व्यय, परिसंपत्तियां और खर्चे सदा डेबिट होंगे। लाइबिलिटी मतलब कर्जे, इनकम मतलब लाभ और कैपिटल मतलब पूंजी, यह सब हमेशा क्रेडिट होंगे। और इस तरीके से आपके पास एक तलपट पूरा हो जाएगा। इसको एक उदाहरण के रूप में देखकर अच्छे से समझते हैं। तलपट को तैयार करने के मुख्यतः 3 विधि हैं: योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि। मैं पहले ही आपको बता चुका कि तलपट रोजनामचा और बही खातों के बनने के बाद का कदम है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास तलपट को बनाने के लिए रोजनामचा और बही खाता दोनों पूरे हो चुके होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, और सबसे पहले देखते हैं योग विधि को। आपके सामने कुछ खाते हैं, जैसे रावत का पूंजी खाता, रोहन का खाता, मशीनरी खाता, राहुल का खाता, विक्रय खाता, रोकड़ खाता, मजदूरी खाता, मूल्यह्रास खाता और क्रय खाता। ये कुछ बही खाते आपके सामने पूरी तरीके से संपूर्ण होने के बाद पेश किए जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं पहली विधि, योग विधि, टोटल मेथड। मतलब देखते हैं। पहला खाता है रावत का पूंजी खाता, जो 60,000 रुपये क्रेडिट साइड पे खत्म होता है और डेबिट पे उसका शेष वैसे ही दिखा दिया जाता है। देखिए, जैसा कि विधि का नाम ही बता रहा है, योग। योग तो रावत के पूंजी खाते में एक ही साइड पे बच रहा है, और वह कौन सी साइड है? वह है जमा, मतलब क्रेडिट साइड। आप योग विधि मतलब टोटल मेथड को करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ यह देखिए कि टोटल कौन सी साइड कितना बना। आप यह देख सकते हैं कि योग जो है वह सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड पर ही बना था, 60,000। तो योग विधि के अनुसार तलपट में 60,000 रुपये रावत की पूंजी खाते के नाम से
क्रेडिट मतलब जमा योग में दिखा दिया जाएगा। रोहन का खाता 10 और 50 60,000 और यहाँ रोकड़ 40,000 और बाकी की जो रकम आपको दिख रही है वह है शेष। योग विधि हम कर रहे हैं तो योग विधि के अनुसार रोहन के खाते में क्रेडिट साइड में 60,000 रुपये का योग बनता है और डेबिट साइड में 40,000 रुपये का योग बनता है। इनको घटाने के बाद शेष बचता है। विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं योग विधि, टोटल मेथड। तो रोहन के खाते में जो क्रेडिट में योग है वह है 60,000 और डेबिट में योग है 40,000। तलपट में दिखाया रोहन 40 डेबिट में और 60 क्रेडिट में। आपने सभी खातों के योग को तलपट में लेकर आना है, शेष को नहीं। योग विधि को करते हुए आप दोनों ही साइड का योग तलपट में दिखाएंगे। चलते हैं तीसरे खाते पर, जो है मशीनरी खाता। आप देख सकते हैं मशीनरी खाते में पहले से ही 20,000 रुपये थे, मूल्य ह्रास हुआ 3,000। इसका मतलब मशीन खाते के योग बने 20,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में। और मशीनरी खाता तलपट में बिल्कुल वैसे ही दिखने लगा जैसे पिछले खातों को लिखा गया। अब इसी तरह से आप अपने बाकी सभी खातों को तलपट में दर्शाएंगे, चाहे वह राहुल हो, विक्रय हो, रोकड़ हो, मजदूरी हो, मूल्यह्रास हो या क्रय हो। और आखिरी में आप पाएंगे कि दोनों ही योग, नाम और जमा, डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं और इसे कहते हैं तलपट योग विधि द्वारा। चलिए अब सीखते हैं दूसरी विधि, शेष विधि। शेष मतलब बैलेंस मेथड। अब जैसे कि विधि का नाम ही बता रहा है कि अब आपको खातों में से शेष को उठाना है और तलपट में रख देना है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। आपके पास खाते पहले ही बने हुए हैं, जैसे रावत का पूंजी खाता, और रावत का पूंजी खाता क्रेडिट साइड में शेष बचाता है 60,000 रुपये। सोहन का खाता क्रेडिट साइड में बचता है 20,000 रुपये। मशीनरी खाता डेबिट में दिखाता है 17,000 रुपये। अब आपकी जो नज़र है वह सिर्फ और सिर्फ शेष पे रहेगी। कौन सा शेष? वह शेष जो अगले मास या अगले साल के लिए बना है। आप 31 दिसंबर का शेष नहीं लेंगे, आप लेंगे 1 जनवरी का शेष। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सभी वो शेष लिए हैं जो अगले मास या अगले वर्ष में ट्रांसफर किए गए हैं। आपको उन्हीं शेष को देखना है। वह डेबिट में है तो तलपट में आप उसको डेबिट में लिख देंगे, अगर वह क्रेडिट में है तो आप तलपट में उसको क्रेडिट में लिख देंगे। देखिए, पहला खाता था रावत का पूंजी खाता जो क्रेडिट में है 60,000 रुपये। फिर है सोहन का खाता 20,000 रुपये, वह भी क्रेडिट में है। देखिए, 60,000 रावत की पूंजी, रोहन 20,000। और तीसरा खाता आपने देखा था मशीन क्योंकि एसेट है वह डेबिट में ही दिखेगा 17,000। अगला खाता है राहुल का खाता जिसका शेष 1 जनवरी को 20,000 है, जो डेबिट में दिखता है। राहुल का खाता 20,000 डेबिट में। इसी तरह से आप सभी खातों को देखेंगे कि 1 जनवरी या प्रश्न के अनुसार जो भी अगले मास या वर्ष की तिथि है, उस शेष को तलपट में आप डेबिट है तो डेबिट
क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख देंगे। यह हुई तलपट को बनाने की दूसरी विधि। अब चलते हैं तीसरी विधि पे, जिसका नाम है योग एवं शेष विधि। देखिए, योग एवं शेष विधि दोनों पुरानी विधियों को जोड़ कर लिख देना ही है। इस विधि का फायदा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि एक बार में किसी भी यूजर को, मतलब जो भी इनको प्रयोग में लेगा, वह देखते ही समझ जाए कि हर खाते में कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है और कितना योग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रावत का पूंजी खाता और जमा दोनों ही 60,000 रुपये मिलेगा। रोहन 40,000 नाम, 60,000 जमा, 40,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। इसको देख के हम यह आराम से पता लगा सकते हैं कि 60,000 क्रेडिट है, मतलब शायद हमने इससे 60,000 रुपये का सामान खरीदा होगा और 40,000 रुपये उसमें से हम दे चुके। इस कारण से 20,000 रुपये शेष बचा है। तो यह विधि भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्णता रखती है। अब देखिए, मशीन डेबिट में 20,000 और 3,000 क्रेडिट। 20 में से 3,000 रुपये का मूल्य ह्रास हो गया, इस कारण से मशीन 17,000 रुपये दिखती है। परंतु जब आप यह मशीन शेष विधि में देखते थे तो आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तलपट को देखते हुए, कि मशीन थी कितने की, उसके ऊपर मूल्य ह्रास कितना हुआ। परंतु यहां योग और शेष विधि, ये जो तीसरी विधि है, इसको देखकर आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस खाते में क्या उतार चढ़ाव आए। और तीनों ही विधि आप सीख चुके हैं और तीनों की ही अपनी अपनी अलग अलग महत्वपूर्णताएं हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, जिसका नाम है अशुद्धियों का वर्गीकरण। अशुद्धियां 4 तरीके की होती हैं: लेख अशुद्धियां, लोप अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां। मतलब एरर्स, गलतियां, जो लेखा शास्त्र में अभिलेखन करते हुए हमसे हुई। जिसमें पहली अशुद्धि है लेख अशुद्धि। यह ऐसी अशुद्धि है जो कि लेन देनों की गलत खतौनी, खातों के गलत योग अथवा गलत शेष, सहायक बहियों के गलत योग, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत अभिलेखन इत्यादि से होती है। मतलब ऐसे एरर या ऐसी अशुद्धियां जो जमा घटा या एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में जाते हुए कुछ गलतियां हो जाएं, जमा करने में या घटा करने में, या फिर किसी ने किसी सहायक पुस्तिका में या किसी बही खाते में पृष्ठ बदलते हुए या योग करते हुए कोई गलती कर दी हो, इसलिए इनको लेख अशुद्धियां कहा जाता है। अगली अशुद्धियां हैं लोप अशुद्धियां। लोप अशुद्धियां प्रारंभिक लेख के बहियों में अभिलेखन के समय अथवा खाता बही में खतौनी के समय हो जाती हैं। मुख्यतः ये 2 तरह की होती हैं: पूर्ण लोप और आंशिक लोप। मतलब जब कोई लेन देन पुस्तकों में प्रविष्टि होने से पूरी तरह रह जाता है, पूरी तरह रह जाता है, मतलब आप उसको लिख ही नहीं पाते, तो वह हुआ पूर्ण लोप। तो ऐसी अशुद्धि पूर्ण लोप अशुद्धि होती है। उदाहरण के रूप में, मोहन को की गई 10,000 रुपये के उधार विक्रय की प्रविष्टि विक्रय बही में ना होना, यह हुई पूर्ण लोप अशुद्धि। यदि यहां मोहन के खाते में प्रविष्टि हो जाए और विक्रय में ना हो, तो वह हुई
आंशिक लाभ। तीसरी अशुद्धि का नाम है सैद्धांतिक अशुद्धियां, प्रिंसिपल। लेखांकन प्रविष्टियां सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अभिलिखित की जाती हैं। यदि इन सिद्धांतों में से किसी का उल्लंघन हो या अनदेखा कर दिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियों के रूप में माना जाता है। यदि आप प्रविष्टि करते हुए किसी सिद्धांत का ही उल्लंघन कर दें तो उस तरीके की अशुद्धि को सैद्धांतिक अशुद्धि कहा जाता है। राम को यदि आपको डेबिट करना था और आपने उसको क्रेडिट कर दिया तो यह आपने किसी सिद्धांत का उल्लंघन किया है, और इस तरह की गलती सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। फिर हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार हो जाती हैं कि इनका शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्ष व जमा पक्ष पर नहीं पड़ता तो ऐसी अशुद्धियां क्षतिपूर्वक अशुद्धियां कहलाती हैं। मतलब कोई दो ऐसी अशुद्धियां जो एक दूसरे को शुद्ध कर दें। फर्ज कीजिए आपने राम का खाता जो आपका डेबिट है 1000 रुपये से ज्यादा कर दिया, और श्याम जो आपका क्रेडिट है उसको भी 1000 से ज्यादा कर दिया। देखिए अशुद्धियां दोनों हैं, परंतु एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि को दिखने नहीं दिया। जो क्षति एक अशुद्धि से हो सकती थी वह क्षति दूसरी अशुद्धि के कारण पूर्ति हो गई, इसलिए इनको कहा गया क्षतिपूर्ति अशुद्धियां। अंग्रेजी में इसे कॉम्पनसेटिंग एरर भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के चरण में हमने देखा कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन अशुद्धियों को ठीक कैसे करना है, इनका शोधन कैसे होगा। तब तक के लिए पाठ्य पुस्तक से इन सभी परिभाषाओं को याद कीजिए। धन्यवाद।